नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया में मोहब्बत के न जाने कितने अफसाने होंगे, मोहब्बत की न जाने कितनी खूबसूरत और बदसूरत कहानियां होंगी, लेकिन यह कहानी थोड़ा हटकर है। बदनाम गली की मोहब्बत। नाम से ही जाहिर है कि इस कहानी की शुरुआत एक बदनाम गली से होती है, उस गली से जहां दिन ढलते ही घुंघरुओं की झनकार में बाकी सारे शोर दब जाते थे और इन्हीं झनकारों के बीच उन दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। अब जाने भी दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें? इन्हीं अदाओं को तो मरते हैं हम। अरे कुछ तो आसपास के माहौल का लिहाज कीजिए। और यहाँ मैं सिर्फ और किसी की अमानत तो नहीं। कौन कहता है तुम किसी एक की अमानत नहीं हो? ये सब तो मेरे दोस्त हैं और इनके सामने क्या छिपाना है? ये सबको पता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। हमारी जैसी लड़कियां कभी किसी की भूल आप भी हद करते हैं। मैं किसी एक की थोड़े ही हूँ। छोड़िए ना, छोड़िए ना, प्लीज छोड़िए। कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो मैं भी कौन सा जी सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम हौसला तो रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जी हाँ, इस कमरे में एक लड़की की लहूलुहान लाश देखकर पूरा जीबी रोड सन रह गया। लोग हैरान थे कि 2400 घंटे चहल पहल होने के बावजूद एक कोठे पर किसी लड़की का कत्ल कोई कैसे कर सकता है। इन सवालों का जवाब अब दिल्ली की कमला नगर पुलिस को तलाशना था और पुलिस के अफसर फौरन ही मौका वारदात की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली के बदनाम जीबी रोड के कोठा नंबर 57 में एक कत्ल हो चुका था। कत्ल कोठे पर रहने वाली एक सेक्स वर्कर का हुआ था, लिहाजा पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। सवाल यह था कि आखिर एक तवायफ का कत्ल किसने और क्यों किया? जवाब ढूंढने का काम पुलिस का था। दिल्ली का जीबी रोड, कोठा नंबर 57। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को कमरे के बिस्तर पर एक 20-22 साल की लड़की की लाश मिली। लड़की का गला किसी तेज धारदार हथियार से रेता गया था, लिहाजा पुलिस अफसरों ने कोठा नंबर 57 की मालकिन से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जी, आपकी मालकिन ही है। मैं बताऊंगा आपको कौन है, किसने मारा, किसने देखी इसकी डेड बॉडी पहले? पता नहीं साहब कौन मार गया इसको। इसे किसी की दुश्मनी भी नहीं है, यहीं रहती कमाती खाती है। कहाँ की थी ये? सर साउथ से है, इसके हैदराबाद से 3 साल पहले आई थी। यहीं रहती है जब से, कहीं आप बाहर भी आती जाती नहीं है। और सर कभी कभी अपने घर पे बात भी कर लेते हैं मोबाइल पे, और ये मोबाइल पे बात कर लेती है। अब ये सर पता नहीं, मोबाइल का ज़माना है आजकल, आपको पता ही है। अब कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है सर। तभी लाश की तलाशी ले रहे एक पुलिस वाले को बिस्तर के नीचे एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। पुलिस कांस्टेबल बिस्तर से रुमाल के सहारे बड़ी नजाकत से एक मोबाइल फोन उठाता है और चुपचाप अपने अफसर के पास ले आता है।
सर मोबाइल मिला। ध्यान से उठाओ इसको। ठीक है सर। पन्नी में डालो। ध्यान से। ठीक। ये मोबाइल किसका है? सर मोबाइल तो इसी का है। देखो किसी ग्राहक ने दिया था ये मोबाइल, बस ये किसी को छूने भी नहीं देती इसे। चलो ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ठीक है साहब। इतनी बातचीत के बाद ही पुलिस के अफसरों ने सोनिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के पास एक लाश और लाश के पास से मिला एक मोबाइल फोन ही था और पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन से ही अपनी तफ्तीश शुरू की। तारीख 5 जनवरी 2014, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन। हाँ भाई बताओ क्या हुआ उसका? हाँ सर बोल तो रखा है उसका, मुझे लगता है ग्राहक भी होगा सर। ऐसे कैसे कह सकते हैं यार, ग्राहक होगा। अच्छा उस मोबाइल सीडिया का क्या हुआ? सर उनको बोलता रखा था, वो लेके आता होगा। कब लेके आएगा वो? नहीं साहब, सर ये कॉल डिटेल निकाल दी अभी, लेकिन ये नंबर खास कर रहा है इसलिए क्योंकि इस कॉल से काफ़ी नंबर से कॉल आई, क्योंकि ये नंबर भी खास होता है। इस नंबर से कई बार कॉल करी, एक ही दिन में कॉल एक दिन में कॉल किया गया। शायद पुलिस अफसरों को मौका वारदात से मिले मोबाइल के नंबरों से कुछ अहम सुराग मिल चुका था, लिहाजा पुलिस अफसरों की आंखें चमक रही थीं। उन्हें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन था कि हो न हो कातिल का सुराग मोबाइल में ही छिपा है। कातिल पुलिस के सामने बैठा अपने जुर्म का इकरार कर चुका था। अब बस इंतजार था तो कातिल के मुंह से उस सच के सुनने का जो कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा सकता था। और जैसे ही उसने वो सच पुलिस वालों को बताया, सब हैरान रह गए। पुलिस के अफसरों के सामने तनु ने यह तो कबूल कर लिया कि सोनिया का कत्ल उसी ने किया है, लेकिन यह कत्ल क्यों और किस वजह से हुआ, ये कहानी सुनने के लिए पुलिस अफसर भी बेचैन थे। हाँ भाई बता कैसे मारा तुमने? साहब उस रात साहब मैं और मेरे दोस्त दोनों कोठे पे गए थे साहब। मैं उसे वहाँ से निकालना चाहता था साहब, वो लेकिन नहीं निकल रही थी वहाँ से साहब। मैं और फिर उसके बाद मेरा दोस्त था, वो दूसरे कमरे में चला गया साहब, मैं उसके साथ दूसरे कमरे में। कैसे मारा तूने उसको? रात साहब फिर हमने वो जब सो गई थी उसके बाद उसको मार दिया था साहब। कैसे मारा? साहब चाकू से हमने दोनों ने मिलकर उसको मार दिया था साहब। अच्छा ये बताओ उस रोज क्या कह रहे थे तुम? उस रोज नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, तुम निकल चलो मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा तुम्हें मैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। यही तो दिक्कत है ना, मुझे पता है तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। जिंदगी खराब हो रही थी उसके चक्कर में। वो पैसा मेरे से मांगती थी, मैं पैसा देता रहा, मेरे पे सब कुछ खत्म हो गया। एंड में मैं उसकी अपनी किडनी बेचने के चक्कर में भी लग गया था, तब भी वो नहीं मानी। सब यही बोले थे बाबू अब भी लास्ट बारी मान जा, अगर मान जाए तो। यही वो शख्स है जिसने 2 जनवरी की रात जीबी रोड के कोठा नंबर 57 पर रहने वाली अपनी माशूका को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2010 में होती है, जब तनु जीबी रोड पर रहने वाली सोनिया के प्यार में उलझ जाता है। तनु पहले से ही कोठे की कॉल गर्ल से शादी कर चुका था, उसका एक बेटा भी था, लेकिन अब वो सोनिया से शादी करना चाहता था। तनु ने सोनिया के लिए अपनी बीवी के जेवर, घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। उसके बावजूद भी सोनिया कोठा नहीं छोड़ना चाहती थी। बस सोनिया की यही जिद उसके कत्ल की वजह बन गई। दरअसल तफ्तीश के दौरान पुलिस को मकतूल का मोबाइल मिलता है
और वो अहम सुराग अब इसी मोबाइल से मिलने वाला था। मोबाइल में तमाम नंबर थे और उनमें से ही एक किसी नंबर में कातिल छुपा था। आखिरकार नंबर ट्रेस करते करते पुलिस उस शख्स तक पहुंची गई जिस पर सबसे ज्यादा शक था। खोलिए। रूम चावला कौन है भाई? सर तनु चावला तो मैं ही हूँ। आप बताइए क्या क्या आ जा। सर हुआ क्या? लेकिन साहब आ जा। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चल। सर मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ गए? सर मुझे सर आप लोग कहाँ गए? सर मुझे सर मैंने क्या कुछ किया सर? मेरे को बहरहाल तमाम विरोध के बावजूद पुलिस वाले तनु को उठा लेते हैं। पुलिस को शक ही नहीं पूरा यकीन था कि हो ना हो तनु ने या तो कत्ल को अंजाम दिया है या फिर वो कातिल के बारे में जरूर कुछ जानता है। यही वजह थी कि कमला नगर थाने की पुलिस ने तनु से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। हाँ भाई बता। क्या साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। आपको साहब गलतफहमी हुई है साहब। मैं तो बहुत सही बात हूँ साहब। मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ साहब? बेटे साहब तू ऐसे नहीं मानेगा, या तो सब बता दे वरना हमारे को बुलवाना ऐसा है और तेरी देह को ऐसा कर देंगे मार मार के लट। साहब मैं बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। बहुत दिन तूने कर लिया हमारी आँख में चोली। आपको गलतफहमी है साहब। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ साहब। आप गलत सोच रहे हैं साहब। कितने मारा बेटे? साहब मैं क्यों मारूंगा साहब लड़की को साहब? मैं तो उसे जानता तक भी नहीं साहब। बेटे कमरे में तो ही था, अब हमारे पास सारी चीज आ गई है। सर देख आप ये पेपर, ये फोन किसका बेटे? कौन पहचानता है किसका है? क्यों भाई? सर किसका है फोन? किसका बता? फिर क्या सोच रहा तू? बेवकूफ बनाने का हमारे को? गलती होगी साहब। क्या गलती होगी? हटाओ। बेटा इसको ऊपर। हाँ बेटे बोल। साहब गलती हो गई थी साहब। मैं पागल हो गया था साहब। लेकिन साहब उसने मुझे धोखा दिया साहब। बेटे धोखा दिया और तूने उसको मार दिया? साहब मैं उसे बचाना चाहता था साहब। मैं उसे प्यार करता था साहब। लेकिन साहब लेकिन क्या साहब? लेकिन वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी साहब। मैंने उसके लिए घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी और यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवर तक बेच दिए साहब। उसके चक्कर में मैं बर्बाद हो गया साहब। तूने अपनी बीवी का जेवर बेच दिया? तू पहले से शादीशुदा है? जी साहब मैं शादीशुदा हूँ पहले से। मेरे एक बच्चा भी है लेकिन उसके चक्कर में बर्बाद हो गया साहब। हाँ बेटे तू बाल बच्चेदार है और कोठे पे भी जा रहा है? साहब तो साहब बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला है। एक वहां रखिए एक कोठे पे रखिए। माफ कर दो साहब। उठाओ भाई। चल उठाओ। चल तनु अब किसी तोते की तरह रेड लाइट और उस रात की कहानी सुना रहा था। लेकिन तनु ने अपनी जिंदगी की जो कहानी पुलिस को बताई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जी हाँ, कहानी रेड लाइट की, कहानी इश्क की, कहानी बर्बादी की, कहानी एक कॉल गर्ल के कत्ल की। कैमरामैन परमिंदर शर्मा और पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
आज तक।